हाय, हाउ आर यू ऑल। तो हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। हम डाइलेक्ट्रिक, अब लास्ट वाला पार्ट कैपेसिटर का हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो जी देखते हैं पहले डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। और फिर हम उसका यूज कैसे करेंगे कैपेसिटर के अंदर, अच्छा और अच्छा कैपेसिटर बनाने के लिए उसके बारे में हम चर्चा या बातें करेंगे। तो मैं बात करूंगा आज डाई इलेक्ट्रिक के बारे में कि डाई इलेक्ट्रिक होते क्या है। देखो जी, सिंपल सी बात है। जो डाई इलेक्ट्रिक है ना तुम्हारा, इसका मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। सिंपल। अब आप कहोगे नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस का मतलब क्या है जी। चलो, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस का मतलब होता है कि दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कंडक्टर में होते हैं। ठीक है। तो जो मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि जो डाइलेक्ट्रिक है, इन डाइलेक्ट्रिक फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। तो आई थिंक मोटा मोटा मेरे समझ में आ गया कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, पहली बात। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जैसे कंडक्टर में होते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां जो डाइलेक्ट्रिक होती है उसमें यानी कि फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। अब डाइलेक्ट्रिक कितनी तरह के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक होते हैं, देखो बेटा, दो तरह के। हम आ जाते हैं किस पे, डाई इलेक्ट्रिक पे। ये होते हैं बेटा दो तरह के। कौन कौन से सर? चलो जी देखते हैं कौन कौन से। एक डाइलेक्ट्रिक होता है जिसको हम बोलते हैं दो तरह के, यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक। और एक होते हैं जी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है जी। अब एक एक के बारे में बात करते हैं, फिर आपके इसका हम देखेंगे कि इसका फर्क क्या पड़ेगा, क्या ये हमारे कैपेसिटर को बेहतर बना सकता है। पहले एक बार जान तो लें कि है क्या ये। तो असल में क्या होता है, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, जो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंस है, तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। मतलब भैया, एग्जाम्पल, जैसे हो गया H2O तुम्हारा, जैसे हो गया HCl तुम्हारा, आप जानते ही हो HCl, तो ये डाइपोल मोमेंट P, फिर OH, तो तुम्हारा ऐसे P डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं, अगर एक्सटर्नल फील्ड ना भी अप्लाई कर रखा हो आपने, तब भी ये क्या होता है, ये इनके पास अपना एक डाइपोल मोमेंट हर मॉलिक्यूल के पास होता है। लेकिन होता क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट अगर मैं मॉलिक्यूल की पूरे सब एक बल्क ले लूं मैं, कहने का मतलब है कि अगर मैं ये एक टुकड़ा ले लूं सब्सटेंस का, तो इसमें क्या होता है, ये रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं ऐसे। ठीक है जी, ऐसे। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका अगर मैं डाइपोल मोमेंट नेट की बात करूं, तो नेट डाइपोल मोमेंट तो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है बच्चे, जीरो। क्यों?
क्योंकि सिंगल बिल्कुल एक मॉलिक्यूल के पास है, लेकिन देखो ये सब रेंडमली ओरिएंटेड है ना, तो सबका वेक्टर सम जब हम लेंगे तो वेक्टर सम तो जीरो आने वाला है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो इतना समझ में आया, तो ये मोटा मोटा मेरे समझ में आ गया कि पोलर मॉलिक्यूल कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, सॉरी, पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे कैसे होते हैं। अब मैं नॉन पोलर के बारे में करता हूं बात। तो सीधी सी बात है कि जो मॉलिक्यूल हैं, यहां जीरो डाइपोल मोमेंट है। इनका क्या है जी, जीरो डाइपोल मोमेंट। जैसे एग्जांपल O2, H2। इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये क्या करते हैं, ये कोइंसाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोइंसाइड। मतलब इनका सेंटर एक ही जगह होता है। जैसे कि मैं अगर इसको शो करना चाहूं, तो इसको अपन ऐसे शो करते हैं। मतलब इनका सेंटर कोइंसाइड करता है, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी। तो ये हमारे कैसे होते हैं, ये वाले हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं कौन से जी, नॉन पोलर। ठीक है। अब बात है कि जब हम इन सब्सटेंस, ये तो ठीक है एक सिंपल सी बात होगी, लेकिन जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, तो हम वो कहानी देखते हैं। तो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, तो पहले मैं इसकी बात करता हूं। जैसे ही मैंने, ये तो कब की कहानी है, जब आपका E इज इक्वल टू जीरो है। ये कब की कहानी है, जब E इज इक्वल टू जीरो है। पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे ही मैंने यहां फील्ड लगाया, आपने क्या लगाया बच्चे, यहां फील्ड लगाया। ये आपने यहां फील्ड लगाया, तो मान लो कि आपने यहां ऐसे लगा दिया। ठीक है जी। तो ये क्या होगा, ये एक तरफ अलाइन होंगे, ये ऐसे अलाइन हो जाते हैं। ठीक है जी। यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी। किधर, एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, यानी कि इनका एक नेट डाइपोल मोमेंट हो जाता है। क्या मॉलिक्यूल का क्या आएगा, इसका एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, यहां पे अब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा जैसे ही आप फील्ड लगा। तो ये एक तरफ क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं ऐसे करके। ठीक है। ऐसे, ये तो पोलर की कहानी हुई। नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में थोड़ी सी कहानी अलग है। नॉन पोलर में क्या होता है कि ये ऐसे है जैसे, तो जैसे ही आपने फील्ड लगाया, तो यहां क्या होगा, यहां आपका जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे थोड़ा स्ट्रेच होगा। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो होंगे ना, वो सेपरेट होंगे। यहां कहानी थोड़ी अलग होती है, लेकिन बनता यहां भी सेम ही है। तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होंगे। कब तक सेपरेट होंगे, जब तक कि इनके बीच में लगने वाला इंटरनल फोर्स, इसके जो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसको कैंसिल आउट ना कर दे। ठीक है ना। तब तक वो क्या होगा, ये सेपरेट होंगे, और फिर ये सेचुरेशन पे जाके ये पिक्चर आपको मिलने वाली है। ये तो दोनों में आपको दिख रहा होगा, सेम पिक्चर मिल रही है। तो दोनों में क्या हो रहा है कि एक नेट डाइपोल मोमेंट मेरा हो रहा है, मॉलिक्यूल एक तरफ अलाइन हो रहे हैं। मॉलिक्यूल का क्या है, डाइपोल मोमेंट बन रहा है। सारे मॉलिक्यूल क्या है, एक डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, दोनों ही केस में। अब मॉलिक्यूल्स के अलाइनमेंट का मुझे क्या फायदा मिलेगा, मॉलिक्यूल्स के अलाइनमेंट का मुझे क्या फायदा मिलेगा, देखते हैं जी। चलो, अब मेन इंपॉर्टेंट बात आएगी, मेन इंपॉर्टेंट। देखो जी, ये हम एनसीईआरटी से ही एक पिक्चर उठाते हैं, तब आपके ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं इसको सीधा उठा लेता हूं बच्चे यहां से, फिर एनसीईआरटी भी देखेंगे, एनसीईआरटी में क्या क्या लिख रखा है, क्या क्या है। देखो जी, यहां आ जाओ बात।
हुआ क्या, यही मैं समझाता हूं कि जब आपने ई लगाया इधर, ठीक है बच्चे, ई लगाया, तो ये देखो, ये डाइपोल, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अलाइन हो गए सारे, अलाइन हो गए ना, एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ठीक है, अलाइन हो गए। देखो अब अलाइन होके क्या हुआ, ये जो मैंने रेड वाला जो ये एरिया मार्क कर रखा है, आप देखो ये वाली लेयर जो है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। सिमिलरली ये वाला न्यूट्रलाइज करेंगे, सिमिलरली ये वाला न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जो मैं आपको बताऊं, ये लेफ्ट वाली जो रह जाती है, ये लेफ्ट वाली दो साइड, ये दोनों की दोनों, ये वाली और ये वाली, ये रह जाती हैं बेटा अनन्यूट्रलाइज। ठीक है, हुआ क्या है कि आपने जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया, तो डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड होना। डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुआ, पोलराइज होके उसका जो सारे मॉलिक्यूल हैं वो एक तरफ ऐसे अलाइन हो गए, अलाइन होके जो बीच वाला जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन जो लेफ्ट वाली साइड बची और जो राइट वाली साइड बची, वहां चार्ज आपका इफेक्ट दिखा रहा है, इसको तो कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, तो इसको बोलते हैं कि अनन्यूट्रलाइज है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है बच्चे बाउंड चार्ज, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आया है, ये डाइपोल की वजह से आया है। किसकी वजह से आया है ये, बिकॉज ऑफ डाइपोल, बिकॉज ऑफ डाइपोल। ये जो डाइपोल है इसका इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं हो पाया, तो ये क्या हो गया, यहां पे इंटरफेस जो है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेस, यहां पे चार्ज अपीयर हुआ जिसको बोला हमने बाउंड चार्ज। ठीक है ना, क्या है, बाउंड चार्ज, यानी कि चार्ज इंड्यूस हुआ है। लेकिन ये इंड्यूस चार्ज वो इंड्यूस चार्ज नहीं है जैसा कैपेसिटर में हो रहा था, वो सॉरी कंडक्टर में हो रहा था। कंडक्टर में क्या था, आपको याद हो तो, अगर मैं आपसे बात करूं, आपको थोड़ा रिकॉल कराने की कोशिश करूं, तो कंडक्टर में क्या होता था, मान लो जी ये कंडक्टर है, यहां आपने चार्ज रखा हुआ है, क्यों, तो यहां हम क्या पढ़ते थे, ये क्यों चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से फील्ड तो इधर नेगेटिव ऐसे पढ़ते थे ना, इधर पॉजिटिव, तो हम कहते थे कि भैया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इधर। ठीक है, और यहाँ डेफिशिएंसी को ऐसे शो किया जाता था, तो वहां यहाँ किसकी वजह से चार्ज इंड्यूस हो रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। लेकिन आप अगर यहां देखोगे तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है, ये बाउंड, इसीलिए इस चार्ज को, चार्ज डेंसिटी को बोला जाता है बाउंड चार्ज डेंसिटी। यानी कि डाइलेक्ट्रिक जब हम प्लेस करते हैं तो उसमें जो चार्ज इंड्यूस होता है, उस इंड्यूस चार्ज को क्या बोला जाता है, बाउंड चार्ज। और डेंसिटी को सीधी सी बात है बाउंड चार्ज डेंसिटी। थोड़ा एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं यहीं, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं आपके। तो ये वाला पोर्शन मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं आपके साथ, ताकि आपको क्लियरिटी बने। तो ये वाला पोर्शन पढ़ें आप, कि ये देखो, एनीवेयर इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक द वॉल्यूम डेल्टा वी हैज नो नेट चार्ज, दो इट हैज नेट डाइपोल मोमेंट। This is because the positive charge of one dipole sits close to negative charge of the adjacent dipole. ठीक है, मतलब close close है। However, at the surface of dielectric, normal to the electric field, this is evidently a net charge density। मतलब ये वाले तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्लोज क्लोज है, कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है, ये शो नहीं करते इफेक्ट। लेकिन जो ये वाला है, इसकी बात कर रहा है, जो इंटरफेस की बात कर रहा है, ये नेट चार्ज डेंसिटी शो कर रहे हैं दोनों सरफेस, एज सीन फिगर 2.23। ठीक है, द पॉजिटिव एंड ऑफ डाइपोल रिमेन अनन्यूट्रलाइज एट द राइट साइड एंड द नेगेटिव एंड एट द लेफ्ट सरफेस, यानी कि ये यहां अनन्यूट्रलाइज। द अनबैलेंस चार्ज आर द इंड्यूस चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। समझे आप, कैसा है, अनबैलेंस चार्जेस आर द इंड्यूस चार्ज। यहां पे यह क्या है, ये इंड्यूस चार्ज। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है, ये किसकी वजह से आया तुम्हारा, अल्टीमेटली डाइपोल की वजह से ही आया है। ठीक है, डाइपोल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो चार्ज है, ये बाउंड चार्ज है ये। आगे देखो, दस द पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू द टू चार्ज सरफेस विद इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटीज से सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा। तो इसने इसको नाम दे दिया सिग्मा पी और माइनस सिग्मा। क्लियरली द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दीज सरफेस चार्जेस opposes the external field, total field in the
वो तो अलग बात है, उसकी मैं अभी बात करूंगा, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये पैराग्राफ हम बाद में बात करेंगे। हमें जो बात है वो इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन देखो, वी शुड नोट दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी अराइज फ्रॉम बाउंड इन द डाइलेक्ट्रिक नॉट फ्री चार्जेस। जैसा कि मैंने लिख रखा है, एज इन द कंडक्टर फ्री चार्ज मूव टू द सरफेस। तो आपके अभी ये बात समझ में आनी चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक यानी कि नॉन कंडक्टर और कंडक्टर में क्या फर्क है, इंड्यूस चार्ज हो रहा है किसमें, किसकी वजह से हो रहा है, ताकि आप कोई थियोरेटिकली सवाल अगर आए तो आप उसका आंसर अच्छे से बच्चे दे पाओ। अब हमें किस काम आएगा भाई, बात तो ये है ना, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मेरे किस काम आएगा ये। तो मेरे जो काम आएगा मैं वो काम देखता हूं। देखो अब मुझे क्या बनाना है, कैपेसिटर बहुत अच्छा बनाना है मुझे। क्या बनाना है मुझे, कैपेसिटर। तो अब उसी का चीज देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब मैं फील कर रहा हूं इसको। तो है क्या, आप ध्यान से देखना कि ये है, ये दो सरफेस है, ठीक है बच्चे। और मैंने इसमें ये आपके शो करने के हिसाब से डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, ठीक है जी। और यहां हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, तो मेरी इस सरफेस पे क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है जी। ये मेरा कैपेसिटर है। अब मुझे क्या करना है, कैपेसिटेंस, मेरा मेरा मेन टास्क क्या है, मेरा मेन टास्क है बच्चे कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना। मेरा कैपेसिटर उतना ही अच्छा जितनी मेरी ज्योमेट्रिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, इसकी मैं कैपेसिटेंस बढ़ा दूं। अब मुझे पता है इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए मेरे पास एक चीज है जो मैं हमेशा यूज करता हूं, सी विल बी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। अगर मैं क्यू को सेम रखूं और डेल्टा वी को कैसे भी करके कम कर दूं, तो इसका मतलब सी बढ़ जाएगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अगर आप देखो, तो अभी हम क्या पढ़ के आए हैं कि भैया यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां क्या इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव है तो इधर सीधी सी बात है नेगेटिव आएगा डाइपोल का, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आएगा डाइपोल का, तो इस इंटरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस इंटरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये कौन सा वाला है, इंड्यूस चार्ज। ये कौन सा है बच्चे, इंड्यूस चार्ज, अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो आप सिग्मा आई, ठीक है, माइनस सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई। इतना समझ में आया। अब इसकी वजह से बेटा मैं कह सकता हूं कि ये फील्ड इस तरफ होगा। भाई जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से ई किधर है, इधर, इसको मैं नाम दे देता हूं ई आई। सही बात है। और जो मेरा एक्सटर्नल है वो किधर है बच्चे, वो इधर है। ये मेरा क्या हो गया, ई एक्सटर्नल जो मैंने लगा रखा है। तो अगर मैं नेट की बात करूं, आप अगर ध्यान से देखो यहाँ ई नेट, ई नेट कितना आएगा, ई नेट विल बी इक्वल्स टू ई माइनस ई इंड्यूस। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ई इंड्यूस, ठीक है। अब ये इंड्यूस जो होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये जो आपका ई है इसको रिड्यूस करेगा, भाई घटाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं कि ई नेट तुम्हारा क्या हो गया है, डिक्रीज। अगर तुम्हारा ई नेट डिक्रीज हो गया है तो मैं कह सकता हूं डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डी, यानी कि वो भी क्या हो गया होगा बच्चे, डिक्रीज। भाई ई डिक्रीज हो गया, डेल्टा वी क्या लिखते हो आप, यहां से यहां तक चलते हो ना, डेल्टा वी ई डॉट डी लिखोगे। अब ई डिक्रीज हो गया तो डेल्टा वी भी डिक्रीज हो गया, डी आपने चेंज करा नहीं है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि कैपेसिटेंस मेरी क्या होगी, इंक्रीज। तो इसका मतलब अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक प्लेस करूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी कैपेसिटेंस क्या हो रही है, इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। अब कुछ कुछ फॉर्मूले जो मैं यहां से डिराइव करूंगा वो आप ध्यान रखना। तो यहां से हम कुछ कुछ बातें करते हैं बेटा। सो ई क्या आ गया मेरा, मेरे पास आप ध्यान से देखो, ई नेट आया बच्चे मेरे पास ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। अब ई नेट मुझे पता है क्या होता है मेरा, ई नॉट बाई के। पहले चैप्टर में याद है जब हम मीडियम रख देते थे तो ई नॉट बाई के हो जाता था, डायलेक्ट्रिक अगर मैं प्लेस कर दूं तो के टाइम रिड्यूस हो जाता था ना, विल बी इक्वल्स टू अच्छे ई नॉट
अब E इंड्यूस विल बी इक्वल्स टू E नॉट 1 - 1/k। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं इंड्यूस, तो इंड्यूस क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I will be equals to sigma naught by epsilon naught 1 - 1/k। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, यानी कि सिग्मा I इंड्यूस सिग्मा नॉट 1 - 1/k। ये तो आपको शायद लिखना ही आता होगा ना, ई इंड्यूस ई नॉट कैसे लिखा। भाई ये इंटरफेस है, इसकी वजह से अगर इस पॉइंट पे लिखूं मैं कितना लिखूंगा, डायरेक्शन क्या होगी इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से कितना होगा सिग्मा I बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा I बाई 2 एप्सिलॉन, तो जुड़ के क्या हो जाएगा ई नेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सिग्मा बी भी कई बार लिख देते हैं, आई या बी, इसकी दोनों नोटेशन होती है। बाउंड चार्ज डेंसिटी, ये क्या है तुम्हारी बाउंड चार्ज डेंसिटी इंटरफेस पे। और याद रखना ये नॉट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कई बच्चे सोचते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, नहीं नहीं नहीं, वो जो डाइपोल का इफेक्ट रह गया है ना इंटरफेस पे, उसकी वजह से। वो मैंने पूरा अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे सारा मैंने समझाया आपको। तो अब हम कैपेसिटेंस देखते हैं कि हमारी कैपेसिटेंस कितनी इंक्रीज हुई, कैसे। तो देखो, जो मेरा ई नेट है, आप एक बात बताओ, जब ये ई नेट इसके बराबर है, तो ई नेट कितना हुआ मेरा, अगर मैं लिखूं यहां पे डेल्टा वी, बच्चे डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। तो मेरा ई कितना हो गया मेरा, ई नॉट बाई के इंटू डी डेल्टा वी। सी मेरा पहले क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इनिशियली यही था ना, तो ये था मेरा, ठीक है। अब मैं सी लिखूंगा, सी विल बी इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा वी, यानी कि मेरा सी डैश कितना हो गया, क्यू बाई डेल्टा वी बोले तो ई नॉट बाई के, यानी कि ई नॉट इंटू डी इंटू के, यानी कि सी डैश विल बी इक्वल्स टू क्यू इंटू के अपॉन ई नॉट बोले तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन इंटू डी, से क्यों कट गया बच्चे, सो सी डैश विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के, यानी कि सी डैश विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी। यानी कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मैं प्लेस कर देता हूं, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मैंने क्या किया है बच्चे, प्लेस किया है, के उसका, ये मैंने भर दिया है इसमें के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, के वैल्यू का, तो इसकी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस, के टाइम्स, यानी कि ये जो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आपकी अब निकल के आई, इसका कैपेसिटेंस आपने इंक्रीज कर दिया, तो आपने और अच्छा कैपेसिटर बना दिया, तो इसका तो हमें फायदा है। तो अब बस हम कैसे कैसे कैपेसिटर को फिल करेंगे, उसके कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो जी आगे चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब मैं आपको सिखाता हूं डिफरेंट वे ऑफ फिलिंग डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। ठीक है, तो पहला पहला देखते हैं, ये मैंने खुद से ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि बच्चे को दिक्कत ही ना हो। पहला देखते हैं, ये है हमारे पास, ये ए है, इसके बीच का ये डी है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, प्लेट्स ही हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको इतना ऊपर K1 भर दिया इसमें, और नीचे K2 डाइलेक्ट्रिक कर दिया। समझ गए आप। थोड़ा अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं इसकी, तो ये कुछ ऐसे हमने किया है बच्चे, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं इसको और, ठीक है जी।
ये कुछ ऐसा है। और जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो कुछ ऐसे है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ये K1 यहां रखा हुआ है और K2 ऐसे। ठीक है जी। और ये आपका L है, और ये अपन ने कितना L1 रखा है, और ये अपन ने कितना है बच्चे L2 है। ठीक है। ये थोड़ा सा चेंजेस है, सर्टेन चेंजेस है, L1 L2 K1 K2 ऐसे फिल कर दिया। तो मुझे अब बात क्या है, मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इसका। क्या निकालना है मुझे? इक्विवेलेंट। इनिशियल क्या था? सी। अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो मेरे पास था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब मुझे फाइनल निकालना है जब मैंने ये किया है, यानी कि इसको मैं कुछ ऐसे कर लूं और इसको मैं कुछ ऐसे कर लूं, अलग अलग। तो सबसे पहली बात, जब हम इसको देख रहे हैं तो मैं आपको एक एक वर्ड बोलता हूं और फिर आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया, ये जो ज्योमेट्रिकल स्पेस था ना बेटा, ये जो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन थी, ज्योमेट्रिकल स्पेस था, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक स्पेस तो मैंने ये बना दिया और एक स्पेस मैंने ये बना दिया। यानी कि मैंने अल्टीमेटली दो कैपेसिटर बना दिए, एक ऊपर एक नीचे। क्योंकि मैंने स्पेस के अलोंग अगर आप देखोगे तो मैंने यहां ये एक अलग स्पेस बनाया, मैंने ये एक अलग स्पेस। तो मैं अब इसको कैसे ट्रीट करूंगा, इसको दो कैपेसिटर की तरह ट्रीट करूंगा। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता है कि ये कैपेसिटर दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, ये पता रहना चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप देखो, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहां जीरो, यहां वी मान लो इस प्लेट का। भाई प्लेट का तो मानना ही पड़ेगा, तो इस प्लेट का जीरो पोटेंशियल, इस प्लेट का वी पोटेंशियल, बैटरी से लगा रखी है, ऐसा मान लो। तो अगर आप देखोगे तो दोनों के अक्रॉस डेल्टा वी क्या है, सेम है। ऊपर वाले कैपेसिटर के अलोंग भी, यहां भी। भाई यहां भी कितना है, वी जीरो, यहां भी कितना है, वी जीरो। तो डेल्टा वी क्या आया, सेम। अगर डेल्टा वी सेम है अक्रॉस बोथ कैपेसिटर, अगर बच्चे सेम है, तो सेम का मतलब क्या है कि मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि ऊपर वाले को C1 लिख लूं और बच्चे नीचे वाले को C2 लिख लूं, क्योंकि मैंने दो स्पेस में डिवाइड कर लिया। कोई बात नहीं, कर लो, दो स्पेस में डिवाइड किया है तो अलग अलग देख लो उसको। अब C1 क्या होगा, C1 जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन डी, एंड C2 विल बी इक्वल्स टू K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी। और यहां पे जो तुम्हारा A1 है वो कितना हो गया, LL1, और यहां पे तुम्हारा A2 कितना हो जाएगा, LL2। भाई मल्टीप्लाई करोगे ना, ये मल्टीप्लाई करोगे ना ये। ठीक है, तो यहाँ एरिया ये है, यहाँ एरिया ये है। ठीक है। अब सीधी सी बात है, सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरा, सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस बच्चे C2। C1 C2 का मतलब है कि आप इसको ऐड करना पड़ेगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी। ये मेरा सी इक्विवेलेंट आ गया। अब मैं यहां से कुछ चीजें निकालूंगा कंडीशन बना के, जो हम बहुत अच्छा सा रिजल्ट आएगा और हम याद रखेंगे और हमारे सवाल बहुत आसान बनेंगे। इफ A1 इक्वल्स टू A2, तो मेरा सी इक्विवेलेंट देखो कितना अच्छा रिलेशन आ गया, एप्सिलॉन नॉट A विल बी इक्वल्स टू, सॉरी, A बाई टू। तो A बाई डी तो मेरा बाहर आ गया और यहां से आया मेरा K1 प्लस K2 डिवाइड बाई टू। ठीक है जी। अगर आप यहां से देखें तो आपका सी इक्विवेलेंट में लिख सकता हूं यहाँ पे K इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यानी कि आपका सी इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूं, सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट इंटू सी, जितना इनिशियल था। तो अगर मैं K इक्विवेलेंट की बात करूं तो K इक्विवेलेंट आप देख पा रहे होंगे यहां से, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, अरिथमेटिक मीन। क्या बन रहा है बच्चे, अरिथमेटिक मीन। तो अगर मैं अरिथमेटिक मीन ले लूं K1 K2 का और वो इक्वली एरिया से डिवाइड हो तो मेरा सीधा आंसर आ जाएगा, मुझे टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि आपका K इक्विवेलेंट कितना आ गया, K1 प्लस K2 बाई टू। और ये हम कैसे लगा के निकाल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन। तो आई होप अब आपके समझ में आ रहा होगा। जनरल तो आना ही चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए हुआ कैसे, मैंने सारा समझाया।
लेकिन ये भी आपको आना चाहिए। आप पाओगे कि जनरली आपको ऐसे ही डिवीजन दिया जाता है। जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा कि मान लो आपके नोट्स में, मॉड्यूल्स में, किसी भी कोचिंग के आपके ये मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे करके सवाल, मान लो जी ये आ गया आपका, ऐसे आ गया बच्चे, ये आ गया लेट्स सपोज, और ये आपने ऊपर 2 रख रखा है, नीचे 4, और ये दे दिया आपको a/2, और ये भी a/2। पहला तो ये दे दिया आपको, ठीक है। इनिशियल c आपको दे दिया, इनिशियल आपसे c' पूछ लिया। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल मान लो आपको ये दे दिया कि भैया कुछ इस तरीके से, ये 4, ये इधर कितना कर दिया 4, और ये भैया a/4 कर दिया, ठीक है। और बाकी में यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ही मतलब स्पेस छोड़ रखा है वैक्यूम है। तो यहाँ कुछ नहीं है, नॉर्मल है जैसा पहले था। और यहाँ भी सेम, इनिशियल सी, इनिशियल कितना था बच्चे c, आपसे c' पूछ लिया फाइनल, ठीक है। तो अब देखो, मुझे पता है, मेरे दिमाग में देखो क्या आना चाहिए, पहले सबसे पहले जो थॉट आना चाहिए ना, वो ये आना चाहिए कैसे डिवीजन हो रखा है। देखो एरिया से डिवाइड है, कैसे डिवाइड है, एरिया से। अगर आप देखोगे तो कैसे डिवाइड है, एरिया से। और एरिया भी कैसे, आधा आधा। तो मुझे पता है कि इसमें मैं कौन सा मीन लगा सकता हूं, अरिथमेटिक मीन, यानी कि के इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं, तो यानी कि 2 + 4 / 2 विल बी इक्वल्स टू 3, यानी कि c' विल बी इक्वल्स टू 3c, आंसर, ठीक है। सिमिलरली दूसरे में आएंगे, अब यहां तो a/4 में ये भर रखा है, ठीक है, बाकी तो खाली छोड़ा हुआ है, यानी कि 3a/4 तो खाली, तो इक्वल तो डिवाइड है नहीं है। तो इक्वल हम कर लेंगे ना, इक्वल का मतलब कैसे है, हम ऐसे इसके 4 हिस्से बना लेंगे भाई, a/4, 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 1 1 1, यही तो होता है। अब देखो इक्वली डिवाइड हो गया, तो अब के इक्वलेंट कितना आएगा, देखो के इक्वलेंट 4 + 1 + 1 + 1, क्लियर है, डिवाइड बाई, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो मैं यहां से इजिली कर सकता हूं, आंसर क्या आएगा आपका, 4 + 1 5, 7/4, क्लियर है। तो c' विल बी इक्वल्स टू 7/4c। आई होप कि आपके ये समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा दूसरे कंडीशन की तरफ, कि हम दूसरे तरीके से कैसे उसको फिल करें। देखो जी, तो हम सेकंड उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड तरीके से, हम अभी तो हमने एरिया से फिल किया था, एरिया में डिवाइड किया था, अब हम लेंथ से डिवाइड करेंगे। तो जो डाइलेक्ट्रिक हम फिल करेंगे वो कुछ ऐसे करेंगे, अब की बार ऐसे फिल कर दिया, तो K1 यहां रखा, K2 इधर, आधा आधा स्पेस आपने D1, और ये बच्चे D2, और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये है ही आपका। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब यहां भी कौन सा, सबसे बड़ी बात तो यही पहचानना होती है कि कौन सा सीरीज या पैरेलल। अब ये भी आपने 2 स्पेस में डिवाइड कर दिया, एक कैपेसिटर ये बनाया आपने, एक कैपेसिटर ये बनाया, यानी कि C1 और C2। अब बात ये है कि सीरीज या पैरेलल, तो वो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस से ही चेक करेंगे, V0। मैं अगर यहाँ का V' मान लूं, तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये कुछ ऐसे बन रहा है। एक कैपेसिटर तो बच्चे ये C1, अगर यहाँ का V, यहाँ का V', और बच्चे एक कैपेसिटर ये, ठीक है। यहाँ का कितना आ गया आपका 0, ये कितना है बच्चे C2, ठीक है। तो ये दोनों कैपेसिटर किस में बिहेव करेंगे, ये दोनों, ये जो ज्योमेट्रिकल जो ये स्पेस है जो आपने डिवाइड किया है इधर K1 और K2 इसमें फिल करके, तो ये दो कैपेसिटर C1 C2 की तरह बिहेव करेंगे, और बोथ विल बिहेव एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बच्चे C1 लिखूं, तो C1 क्या आ जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट a/d1, and C2 will be equals to K2 epsilon naught a/d2। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब अगर मैं इसको इक्विवेलेंट निकालूं, इक्विवेलेंट तो निकालना पड़ेगा, तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1/c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू बच्चे
1/C1 1/C1 प्लस 1/C2। आगे अगर आप देखें तो 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/ε0 A K1 D1 प्लस D2 अपॉन K2 ε0 A। तो ε0 A को आप कॉमन ले लो, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/ε0 A D1/K1 D2/K2। ठीक है। अब यहां पे भी क्या है ना, मैं थोड़ा सा कंडीशन इंपोज करूंगा। ये तो जनरल हो गया, ये तो आना ही आना चाहिए, लेकिन अब मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूं यहां पे, इफ D1 इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D/2, और आपने आधा आधा फिल किया है, तो 1/C इक्विवेलेंट देखो कितना अच्छा सा एक रिलेशन निकल के आएगा, आपको मजा आएगा, और आधे से ज्यादा सवाल लगभग उसी पे आ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका D/2 K1 प्लस D/2 K2। क्लियर है। अब अपन C इक्विवेलेंट को क्या लिख लेते हैं, इसको अभी ऐसे ही रखो, उसको बाहर निकाल लो एक बार। 1/C इक्विवेलेंट, सो D अपॉन ε0 A 1/2 K1 1/2 K2। तो ये C इक्विवेलेंट जब आप इसको करोगे तो आ जाएगा ε0 A/D, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहा हूं, और ये आएगा आपका 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो आप देख पा रहे होंगे C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C इंटू K इक्विवेलेंट। मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, ये तो C ही आ गया, और K इक्विवेलेंट यहां निकल के आया, अगर आप देख पा रहे होंगे 2 K1 K2 बच्चे अपॉन K1 प्लस K2। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको रियलाइज कर रहा हूं कि ये क्या बन रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/1/K1 प्लस 1/K2। अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या होता है, हार्मोनिक मीन। तो अब मेरी चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं, कि अगर एरिया से डिवाइड कर रखा हो इक्वल एरिया से, तो मैं अर्थमेटिक मीन लगाऊंगा के इक्विवेलेंट निकालने के लिए, और सीधा मैं आंसर टिक कर दूंगा। और अगर मुझे लेंथ से डिवाइड है तो मैं क्या लगाऊंगा, हार्मोनिक मीन। देखो जी, हाँ अब हम सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल है आपका सिंपल, ऐसे सवाल गिवन है बच्चे। यहां आपने डाइलेक्ट्रिक ये फिल किया है, k इज इक्वल टू 3। ठीक है। आपसे पूछ लिया गया, इनिशियली C था, आपको दिया गया है नथिंग इज फिल्ड, C तो तब है आपका। फाइंड आउट, ऐसे लैंग्वेज में आता है सवाल, फाइंड आउट कैपेसिटेंस आफ्टर फिलिंग डाइलेक्ट्रिक। जो भी आपने डाइलेक्ट्रिक भरा है, इसके भरने के बाद, तो मुझे तो पता है, मेरे दिमाग में मेरे मास्टर ने सिखाया है कि ये उसने दे रखा है ऐसे D/3, और अब मुझे पता है, मैं उसने, अब देखो यहां इक्वल, यहां तो ये तो D/3, अब बच्चे के दिमाग में आएगा ये तो 2D/3 हो गया, तो मेरा तो गड़बड़ हो गया। तो इक्वल तो मैं, अब इक्वल ही करना है, इक्वल ही करना है, तभी फॉर्मूला, तो मैं खुद से कर लू ना इक्वल। मुझे पता है कि अगर मैं बच्चे इसको ऐसे, ये भी 1 ये भी 1 और ये D/3 और ये D/3 ऐसे तोड़ लू, तो क्या दिक्कत है, हो गया ना अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो इक्वल लेंथ में अब मैं हार्मोनिक मीन इजिली लगा सकता हूं, तो के इक्वलेंट कितना आ गया हार्मोनिक मीन, यानी कि तीन तीन हिस्से हैं, सो 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/1 विल बी इक्वल्स टू 3 × 3 अपॉन 1 प्लस 6, सो विल बी इक्वल्स टू 9/7। ये के इक्वलेंट आया, यानी कि C डैश विल बी 9/7 इंटू C आंसर। बिना किसी हेजिटेशन के हम टिक करेंगे, सीधा सीधा रिजल्ट आने वाला है। क्लियर है। अब एक, अब हम मिक्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। मिक्स अब हम फिल कैसे करेंगे, अभी तक तो हमारा अलग अलग फिल किया था, अब हम थर्ड वाले में थोड़ा मिक्स फिल करेंगे। मिक्स फिलिंग का क्या मतलब है, और यहां मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो गलती करते हैं, थोड़ा सोचने वाली बात है, तो हम ध्यान देंगे उस गलती पे भी। पहले हम देखते हैं, हम
क्या मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपको, तो वो आप देखो एक बार। ये है बच्चे, ठीक है जी। अब इसमें जो हमने फिल किया है ना, वो ऐसे फिल किया है कि ये ऊपर वाला ऐसे a/2 ऐसे मैंने भर दिया इसमें। ये मैंने यहाँ k1 रखा, और ये आधा यहां मैंने k2 रखा, यहां मैंने k3 रखा। यानी कि मिक्स मिक्स कर दिया मैंने। ये आधा ऐसे भरा और आधे इसमें दो हिस्से कर दिए। तो अब सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना बच्चे के लिए, वो दो कॉम्बिनेशन उसके दिमाग में आते हैं, जो बच्चे के दिमाग में आते हैं हमेशा। दो तरह के गुट होते हैं, वही वाली बात है, एक लेफ्ट विंग एक राइट विंग। तो कुछ बच्चे करते हैं इसको सिंपल, उनके दिमाग में आता है कि भैया ये ऐसे डिवाइड किया, क्योंकि उसको बता रखा है डिवाइड करना है। तो वो कैपेसिटर इसको चार हिस्सों में डिवाइड करता है। तो वो क्या करता है, एक ये बनाता है, एक ये बनाता है, एक ये बनाता है, एक ये बनाता है। ठीक है। तो कुछ बच्चे तो इसका जो सॉल्यूशन जो करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे करते हैं कि यहां पे ऐसे करेगा, इसको और इसको लिखेगा, यानी कि और इन दोनों को करेगा पैरेलल में। फिर अगले वाला लगाएगा, और फिर दोनों को करेगा पैरेलल, यानी कि C1 के दो हिस्से करेगा, ये C2 और C3 के साथ लगाएगा। एक बच्चा ऐसे करता है, ऐसे डिवाइड करेगा, इसको और इसको C1 और C3 को पैरेलल में ले लेगा, इसको और इसको पैरेलल में ले लेगा। ठीक है। एक बच्चा कैसे करता है, एक बच्चा करता है कि इन दोनों को सीरीज में लेगा और फिर इसको पैरेलल में लेगा। यानी कि एक बच्चा ऐसे करता है, ऐसे करेगा, ये C1 अलग लेगा ऊपर वाला, और इन दोनों को वो क्या लेगा सीरीज में, C2 और C3 स्पेस। ये जो ज्योमेट्रिकल, तो एक बच्चा ऐसे करता है, एक बच्चा ऐसे करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बच्चा क्या करेगा, इसको ऐसे डिवाइड करेगा, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लेगा। तो अब मैं आपको बात समझाना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलत है, ये सही है। अब ऐसा क्यों, मैं उसका लॉजिक देना चाहता हूं आपको। आप देखो, जिस बच्चे ने ये किया था, उसने एक चीज, यहां पे वी है, यहां जीरो है और यहां वी है। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं यहां लाइन खींच दूं, अगर मैं यहां ऐसे एक लाइन ऐसे इसको डिवाइड कर दूं, तो क्या यहां डेल्टा वी क्या होगा, यहां डेल्टा वी और यहां डेल्टा वी क्या अलग अलग नहीं आएंगे? भाई यहां डेल्टा वी जो होगा वो क्या होगा, अगर मैं यहां डेल्टा वी लिखूं, इसके अक्रॉस डेल्टा वी लिखूं बच्चे, तो ये डेल्टा वी क्या आएगा, E0/K1 × D। भाई ये स्पेस कितना है, D/2, और ये भी मैंने कितना लिया है, D/2। ठीक है, इंटू D/2, ये डेल्टा V1 आ गया। अगर मैं डेल्टा V3 की बात करूं, V3, तो ये कितना आएगा बच्चे, E0/K3 इंटू D/2। ठीक है। अगर मेरा K1 और K3 अलग अलग है, तो यहां डेल्टा V, ये दोनों अलग अलग होंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके अक्रॉस अलग अलग है, अगर मैं कहूं कि डेल्टा V1, कहूं क्या है, ही दिख ही रहा है आपको। अगर ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये पैरेलल में आप कैसे लगा सकते हो, लग ही नहीं सकता है पैरेलल में। इसका मतलब C1 and C3 आर नॉट इन पैरेलल। दूसरी बात, इधर आ जाओ। आप देखो, जिस बच्चे ने ये बनाया उसने सोच समझ के बनाया है। उसको पता है कि ये वाला और ये वाला ठीक है, यहाँ डेल्टा वी, उसके वो कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। और फिर इससे निकल के आया जो ये C2 C3, ये तो सीरीज में है। सीरीज से आने के बाद जब उसने इसको देखा और इसको देखा, इस कॉम्बिनेशन को देखा, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V0, ये V0, इसके अक्रॉस भी V0। तो इसका मतलब दोनों के दोनों उसने पैरेलल में लगाए, तो ये कॉम्बिनेशन उसने सही बनाया है। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है आपका, बिल्कुल एकदम सही कॉम्बिनेशन है। अब अगर आपको इसका निकालना पड़े कि भैया आप इसका निकालें कैसे, सी इक्विवेलेंट कैसे निकालें, तो देखो,
आप ध्यान से देखना, मेरे पास जो क्वेश्चन था बच्चे वो क्या था, कुछ इस तरीके से था, पर ऐसे ही आएगा जनरली इक्वल उसमें, नहीं तो फिर जनरल तो आपको आता ही है, मैंने सिखाई दिया है, K2 K3, ये बच्चे A/2, ये बच्चे D/2, ये बच्चे D/2। तो आप ध्यान से देखो, ये भी A/2, ये भी A/2, ये D/2, ये D/2, तो पहले तो इसको सॉल्व करके इसका एक K इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो हम इसका K इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इन दोनों का मिला के, इन दोनों का। यहां से मेरा K इक्विवेलेंट आया K' जो आया, कौन सा मीन लगाएंगे, हार्मोनिक, 2/1/K2 प्लस 1/K3। तो यहां से क्या आया, 2K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। अब ये K', अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना आपको, हो गया ना आसान, ये K1 और ये K', दोनों A/2, A/2, ठीक है। क्या लगा सकते हैं हम, एरिया से डिवाइड है तो हार्मोनिक मीन, यानी कि K इक्विवेलेंट कितना आया, K1 प्लस K' डिवाइड बाई 2, यानी कि K1 प्लस 2K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 डिवाइड बाई 2। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, रीअरेंज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारे सवाल करते हैं। अब क्वेश्चन हम देखते हैं आगे थोड़ा, हमारा सवाल है, अब ये तो K1 K2 की फॉर्म में, अब नंबर्स की फॉर्म में हम बात करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में बात करेंगे। तो यहां क्या है आपका, ये इतना आपने 4 का डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया यहां पे, D/2, और ये बच्चे आपने कर दिया 4, और ये बच्चे आपने कर दिया A/2, और ये आपका आ गया D/2। टोटल तो D है ही आपका, और ये बाकी स्पेस आपने K इज इक्वल टू T से भर रखा है। ये डाइलेक्ट्रिक, दो डाइलेक्ट्रिक का हमने इसमें इस्तेमाल किया है, ऐसा K इज इक्वल टू 2 और K इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मुझे जो बताना है, C मुझे गिवन है बेटा बिफोर फिलिंग, और C' है बेटा आफ्टर फिलिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे C' की वैल्यू निकालनी है। अब सही अप्रोच देखो, कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, दिख गया उनको कि अर्थमेटिक मीन, ये तो आना ही आना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन वगैरह लगेगा। तो मुझे पता है कि यहां से ये आधा डिवाइड है, ये आधा डिवाइड है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको यहां से ऐसे डिवाइड करेंगे, ये 4, ये 2, ठीक है, इन दोनों से एक निकालेंगे, 4 + 2 कितना हो गया, 6/2, 3 आ गया, और 3 और फिर ये 2 बचा, 3 और 2 को हार्मोनिक मीन लेंगे, ठीक है। एक बच्चे तो क्या करेंगे, अप्रोच कुछ ऐसे लगाएंगे, मैं अगर आपको दिखाऊं भी तो, और करते हैं बच्चे जनरली, ये गलत अप्रोच लेते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है भैया। तो वो क्या करते हैं, वो इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, ये तो 4 है, ये 2 है, ये 2 है, तो वो क्या करते हैं, इसको अलग सॉल्व करेंगे, तो यहां से K' कितना आ जाएगा आपका, तो ये निकाल के कुछ ऐसे ले आते हैं वो, यहाँ 3 आ जाएगा, भाई एरिया से डिवाइड है ना 4 + 2, तो यहाँ अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, ये 4 + 2/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, तो ये 3 आ गया, यहाँ 2 आएगा बच्चे, तो ये कितना आएगा 2। तो यहां फिर वो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, K इक्विवेलेंट उनका आता है 2/1/2 प्लस 1/3, तो यहां से वो आंसर लेके आते हैं, ठीक है, जो कि है हमारा बिल्कुल गलत, ये एकदम रॉन्ग सॉल्यूशन है। ये क्या है बच्चे, रॉन्ग सॉल्यूशन, क्यों है,
क्यों है? लॉजिक क्या है? अरे भाई यहाँ डेल्टा वी और यहाँ डेल्टा वी अलग अलग है, ई नॉट बाई के। यहाँ के की वैल्यू 4 है, यहाँ के की वैल्यू 2, तो यहाँ डेल्टा वी ही सेम नहीं है, तो ये दोनों के दोनों आपने ये पैरेलल लेके सॉल्व कर लिया। अर्थमेटिक मीन कब लगता है? जब दोनों पैरेलल में, तो आपने गलत सॉल्व ही गलत कर दिया, आपने दोनों को पैरेलल में ले लिया, जबकि पैरेलल में आएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा? हमको इसे ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला। तो इसका सही सॉल्यूशन क्या है? इसका बच्चे अगर मैं सही सॉल्यूशन देखूं, सही सॉल्यूशन, तो सही सॉल्यूशन कुछ ऐसे है। इसका जो डिवीजन है वो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये 4 पार्ट करे आपने, ठीक है, ये करे जी आपने 4 पार्ट। यहां 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। इन दोनों को सॉल्व किया, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ये सीरीज में है। और सीरीज में क्या लगता है हमारा? हार्मोनिक मीन, क्योंकि इक्वल डिवाइड है। देखो इसने ब्यूटी क्या है सवाल की, इक्वल डिवाइड कर रखा है। तो यानी कि यहां क्या लगेगा? हार्मोनिक मीन। यहां लगेगा हार्मोनिक मीन। यहां तो हार्मोनिक मीन का मतलब ही नहीं है, ये तो 2 का 2 ही आएगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं ऊपर हार्मोनिक मीन लगाऊं तो आंसर कितना आएगा? अगर आप यहाँ के डैश निकाल लो, ये के डैश विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 1/2 प्लस 1/4 विल बी इक्वल टू 2 into 2 into 4/6, सो 3, यानी कि 8/3। तो यहां से मेरा आ गया क्या जी? कुछ ऐसा आ गया बेटा, 8/3 और 2, ये a/2 बच्चे, ये a/2। अब मेरा एकदम सही कॉम्बिनेशन है, तो मेरा k इक्वलेंट कितना आएगा? 8/3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 6, 14/6, यानी कि 7/3, यानी कि मेरा c डैश कितना आया? विल बी इक्वल्स टू 7/3c। ये मेरा आंसर आया। तो ये चीजें इसी कॉम्बिनेशन में बच्चे गड़बड़ करते हैं। बस आपको डेल्टा वी का अगर आपने ध्यान रख लिया कि ये दोनों यहां सेम नहीं है, तो आप इसको पैरेलल की तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। पैरेलल यानी कि आप यहां पे कौन सा मीन, अर्थमेटिक मीन नहीं लगा सकते। बस इस बात का ध्यान रखना है, सिंपल है। अब आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C naught to C naught are connected in parallel and charged to a potential difference V naught। यानी कि ये सवाल कुछ ऐसा कह रहा है आपको कि ये आपके 2 कैपेसिटर हैं, ये C naught का है, ये बच्चे 2C naught का है, और ये आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए V naught से, और इसने आपको चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्ट, बैटरी को हटा दिया गया, चार्ज हो गए। तो अल्टीमेटली ये दोनों आपने चार्ज किए, तो कुछ ऐसे कर दिया आपने इनके साथ कि मैंने चार्ज करके ये ऐसे कर ली, ऐसे हटा लिया कॉम्बिनेशन मैंने, ठीक है। तो इस पे चार्ज C naught V naught, इस पे चार्ज 2C naught V naught, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार्ज है। ये कॉम्बिनेशन मैंने तैयार कर लिया। फिर क्या कह रहा है? Now the battery is disconnected and the region between the capacitor plate C naught is completely filled with dielectric constant K। यानी कि जो ये C naught वाला है ना, इस C naught में क्या किया आपने? इसको बच्चे फिल कर दिया K से, ये C naught वाले को। और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर नाउ बिकम्स, यानी कि कुछ नहीं किया आपने, ये कर दिया बस, ये 2C naught ही है। अब फिर सेम बात मैं आपसे कहूंगा, आपने कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया, ठीक है, लेकिन चार्ज तो वही रहा ना, चार्ज तो आइसोलेट है, यानी कि चार्ज तो जितना यहां था इन दोनों प्लेट पे उतना का उतना ही रहेगा। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन चार्ज तो सेम ही रहेगा। यानी कि अल्टीमेटली मुझसे क्या पूछा गया है? कॉमन पोटेंशियल। तो मैं कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालूंगा? कॉमन पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू क्यू टोटल डिवाइड बाई बच्चे C1 प्लस C2। क्यू टोटल कितना है? जितना पहले उतना बाद में, यानी कि 3C naught V naught डिवाइड बाई फाइनल कितना हो गया आपका? KC naught प्लस 2C naught विल बी इक्वल्स टू 3V naught अपॉन K प्लस 2। आंसर सिंपल। आई होप कि आपके समझ में आया होगा भाई। ये जो चार्ज है प्लेट का, ये कहीं जला थोड़ा ना जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट ही तो होगा ये तो, लेकिन ये तो उतना ही रहने वाला है ना, जितना पहले था उतना ही बाद है। तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिज लगा लिया,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के मैंने ये तुम्हारा ये जीरो मान लिया, इधर वीसी मान लिया और ये वीसी कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया। वही तो आपसे पूछा गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इस लैंग्वेज में भी कई बार सवाल आएंगे अब, कि वो पहले चार्ज करेगा फिर कैपेसिटर फिल कर देगा फिर पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये एक सवाल है, इसके इसमें तीन सवाल हैं, ये एक सवाल के तीन सवाल हैं, आप ऐसा समझो। अच्छा सवाल है, नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा सवाल है। आप एक बार पढ़ो। ये कह रहा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट के between its plate cover 1/3 of area of its plate, ठीक है, shown in the figure. The total capacitance of capacitor is C, while that of portion with dielectric in between is C1। यानी कि ये कह रहा है कि पूरे की तो जो कैपेसिटेंस है वो तो कितनी है C, और इस पोर्शन की है खाली C1। यानी कि मैं अगर आपको ये पिक्चर बनाऊं थोड़ी, अपन इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लें, तो अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसे कह रहा है कुछ, कि आपने ये किया, यहां आपने के भरा कितना, A/3, ठीक है। और आप कह रहे हो कि ये जो इसकी कैपेसिटेंस है, इसकी तो है जी C1, और इस टोटल की कैपेसिटेंस है जी C। आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, अब ये क्या कह रहा है आपसे, आगे पढ़ो। अब ये कह रहा है कि ठीक है, कवर्ड बाय डाइलेक्ट्रिक। आगे, व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज्ड द प्लेट एरिया कवर्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक गेट्स चार्ज Q1, यानी कि ऊपर वाले पे Q1 चार्ज आता है, एंड द रेस्ट एरिया Q2। इस वाले कैपेसिटर पे Q1 चार्ज, यानी कि इस प्लेट पे इतने पे तो Q1 और इस पे Q2। मैं लिख लेता हूं यहां तो आया Q1 और यहां आया Q2, यहां इस प्लेट, और इतने पे आ गया तुम्हारा Q1, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अल्टीमेटली क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यहाँ E1 E2 की वैल्यू निकालनी है, Q1 Q2 बताना है, C/C1 का रेशो E1, ठीक है। तो ये तीन सवाल है। तो पहले हम पहले की बात करते हैं, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप देखो, ये दोनों के दोनों, जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो जीरो और वी लगाया होगा, ठीक है। तो डेल्टा वी दोनों कैपेसिटर किस में है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाऊं तो कुछ ऐसे बना सकता हूं बच्चे। ये ऊपर वाला तो एक हो गया जिसको बोल दिया आपने C1, और एक बचा नीचे वाला जिसको बोल दूं मैं C2, ठीक है। यही तो था ना, इसी को आपने जीरो और वी लगा के चार्ज किया। तो डेल्टा वी क्या है आपका, सेम दोनों के अक्रॉस। अब डेल्टा वी क्या होता है, E1 इंटू डी शुड बी इक्वल्स टू E2 इंटू डी। अब डी तो आपने चेंज किया नहीं, बट डी तो कांस्टेंट ही है, डी तो सेम ही है दोनों के अक्रॉस। तो इसका मतलब E1 विल बी इक्वल्स टू E2। पहली बात तो ये आ गई आंसर। पहला सवाल तो ये बन गया आपका। यहां दूसरा सवाल, सेकंड सवाल यहां से। अब हम बात करते हैं किसकी जी, Q1 Q2 के रेशो की। अब दोनों किस में है, पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो Q1 पे कितना चार्ज आएगा, C1 इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है, V बन रहा है ना। Q2 कितना आएगा जी, C2 इंटू वी। डिवाइड कर दो, V से V कट गया, यानी कि आपको C1/C2 का रेशो बताना है। अब C1 का कैपेसिटेंस कितना है बच्चे, C1 कितने में फिल है आपका, K लिखो। C1 चलो यहीं लिख लेते हैं। C1 विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, K एप्सिलॉन नॉट, A कितना है A/3 इंटू अपॉन डी करेंगे 1/d, ये हो गया। और C2 कितना हो गया, K तो है नहीं तो K की वैल्यू तो 1 होगी। एप्सिलॉन नॉट A कितना है 2A/3 इंटू डी। रखो जी यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू, K एप्सिलॉन नॉट A/3d डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 3d। कट करो, कट करो, कितना है जी K/2। ऑप्शन है K/2 नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा K/2। तो ये हमारा ये भी आंसर आ गया। अब थर्ड सवाल यहां से क्या बन सकता है, जब भी आपको ऐसे देखे, जब भी आपको करने का मतलब मेरा ये है, मैं एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको कॉम्बिनेशन क्या मानना है, पैरेलल। पैरेलल जैसे ही मानोगे, जो जैसे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हो वैसे ही हर एक बात आप सॉल्व कर सकते हो फिर।
अब C/C1 का रेशो पूछा है, तो C तो बेटा टोटल कैपेसिटेंस है, तो C टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे आप, वो देखो, एक बार मैं बना लेता हूं। आपका बच्चे ये कितना है, A/3, यहाँ K रखा है आपने। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैं इसको हार्मोनिक मीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1 1 A/3 सो K इक्वलेंट कितना आ गया, K +1 + 1/3, K +2/3, यानी कि C कितना आया मेरा, C डैश विल बी इक्वल्स टू K +2/3 इंटू C इनिशियल, ठीक है जी। और C1 मेरा कितना आ गया अब यहां से बच्चे, अगर मैं C1 तो खाली इसका था ना, ये था ना C1, तो C1 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखना, A/3 इंटू डी, यानी कि K/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/d, C हो गया, C विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/d। तो ये हो गया, यानी कि मेरा क्या पूछा गया है, C डिवाइड बाई C1 विल बी इक्वल्स टू K +2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई K/3, 3 से 3 गया, यानी कि K +2/K। ये कंफ्यूज नहीं हो जाना इसमें आप लोग, ये जो मैंने C डैश लिया है, C डैश ये C ही है मेरा, ये जो मैंने C डैश अलग से नोटेशन दे ली ना, ये टोटल कैपेसिटेंस को ही लिखा है मैंने C, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने तो ये आप यहाँ देखोगे तो ये 2 + K/K, तो आंसर मैच हो रहा है, यानी कि इसका अगर इस सवाल के हिसाब से कौन कौन सा करेक्ट है, अगर देखा जाए तो A और D करेक्ट है। लेकिन 3 क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, Q1 Q2 की वैल्यू पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो ये हमने वही अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन लगा के वही सॉल्व किया है, तो हमारा सवाल उससे बहुत आसान बन जाता है। अब मैं पार्शियली फिल की बात करता हूं, अभी तक तो मैंने पूरा पूरा अलग से, अब मैं लास्ट बात करता हूं, इसके बाहर सवाल नहीं आता, अब ये लास्ट है बस, कैसे कैसे, तो ये पार्शियली अगर मैं फिल कर दूं, कैपेसिटर इज फिल्ड पार्शियली विद डाइलेक्ट्रिक। भाई अब तक तो हम अर्थमेटिक मीन, देखो अर्थमेटिक मीन जहां लगे वहां लगाना है, जहां जनरल सॉल्व हो वहां जनरल सॉल्व करना है। अभी हम कुछ सवाल जनरल भी सॉल्व करेंगे, देखो जहां हमारा नहीं लगेगा। तो यहां कुछ ऐसे है कि भैया, ये देखो आप, और आपने क्या किया, ये टी थिकनेस की स्लैब रख दी, और ये टोटल जो गैप है वो डी है। सिमिलरली ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, आपने सी डैश बताना है कि भैया सी डैश कितना होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं वही सेम, मुझे तो एक ही तरीका आता है, Q/Δ V, यही सबसे बेस्ट है, यही मेरे मास्टर ने सिखाया है। तो अब मेरे दिमाग में जो चीज आएंगी मैं वही करूंगा, तो मैं इसको बस थोड़ा सा अपने, ताकि मुझे इजी पड़े, मैं थोड़ा सा चेंज कर लूंगा। ये जो थिकनेस वाली स्लैब है ना, मैं इसको बिल्कुल इसके पास में रख लूंगा ले जाके, ठीक है। यानी कि ये जो टी थिकनेस मैंने यहां रख ली, तो ये कितना बचा मेरे पास, D-T, ठीक है। तो अब मुझे डेल्टा वी लिखना है, तो मैं डेल्टा वी कैसे लिखूंगा, देखो डेल्टा वी अब मेरे लिए लिखना आसान है। यहां पे डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पहले आप जब टी थिकनेस वाली स्लैब के यहां लिखोगे तो E0/K लिखोगे इंटू टी, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस, भाई डेल्टा वी क्या होता है, E.D होता है ना, तो यहां जब आप चलोगे, यहां चलोगे तो कितना हो जाएगा, यहां तो E0/K है इंटू टी, फिर यहां आगे यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस अलग तरीके से चेंज हो रहा है, तो वो कैसे होगा, E0 इंटू दिस इज D-T, यहाँ तो E0 है ना, यहाँ तो E0 है, यहां जो होगा वो क्या होगा, E0/K होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सीधी सी बात है ये होगा। तो अब अगर मैं C निकालूंगा, तो मेरा C डैश विल बी इक्वल टू Q/E0 K प्लस D-T, बन गया। E0 की वैल्यू रख लो, तो ये कितना हो जाएगा, Q/E0, यानी कि
क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी बाई के प्लस बच्चे डी माइनस टी। क्यू से क्यू कट कर लो तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ये बेस्ट अप्रोच कब होती है, मैं आपको लिख भी लेता हूं, जब अनइक्वल फिल कर रखा हुआ है ऐसे। बेस्ट अप्रोच है ये मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है, बेस्ट अप्रोच है। फास्ट सोल्व होगा यहां से। आपको दिख भी रहा होगा यहां से, आपको ये दिख रहा होगा कि सर इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि ये एक कैपेसिटर मान लो, ये दोनों सीरीज में, और सीरीज में 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2। देखो यहां से कैलकुलेशन बहुत टफ बनेगी, ये आपका सीधा निकल के आ गया, रिजल्ट यही आना है। लेकिन 1/c1 प्लस 1/c2, C1 C2 जब करोगे तो मतलब वो घुमा फिरा के आना यही है। तो ये इसलिए ये वाली अप्रोच फास्ट अप्रोच होती है जब वो पार्शियली फिल हो। कर आप वैसे भी सकते हो, कर कैसे सकते हो, C1 ये C2 और C इक्वलेंट कितना आएगा तुम्हारा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तुम्हारा रिजल्ट यही आना है, या करके देख लेना, ठीक है, और आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना आपका कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको सवाल देता हूं, सवाल से आपको थोड़ा और समझ में आएगा। कैपेसिटर है मेरे पास एक, जिसका ए एरिया है कुछ ऐसे है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चे, और डी ए है। आपने क्या किया, जो कैपेसिटर है फिल्ड विद K1 इज इक्वल टू 5 से फिल कर दिया, कितनी 2d5 5। फिर आपने K2 से फिल किया इज इक्वल टू 3, और कितना d/3 थिकनेस आपने वो फिल कर दी, और आपने आपसे सी पूछ लिया कि बताओ सी बताओ कितना होगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि सबसे पहले इसमें आप ये देखो कैच क्या है। कैच ये है, कुछ बच्चा तो सीधा ही क्या करेगा कि इतने में तो ये भर दिया, इतने में ये भर दिया, 3 और 5। यानी कि कुछ बच्चों की अप्रोच क्या होगी, गलती जो होती है, जहां गलती होगी आपसे, वो गलती बताता हूं। जो गलती होगी वो ये होगी, कुछ बच्चे सीधा करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, मतलब ऐसी बात नहीं है ध्यान नहीं देंगे, उनको लगेगा इक्वली डिवाइड है, तो एक जगह 5 रखेंगे और एक जगह वो रखेंगे 3 से भर दिया। ठीक है, और फिर वो यहां रखेंगे कि ये 5 वाला 2d/5 कर देंगे और ये वाला d/3 कर देंगे, और ये C1 लेंगे C2 लेंगे और 1/c इक्वलेंट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर अगर किसी बच्चे को सिंपल सी अप्रोच दिमाग में आ गई तो वो डेल्टा वी क्या कर लेगा, डेल्टा वी निकाल लेगा, डेल्टा वी से करना शुरू कर देगा। आई होप कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कुछ बच्चे तो डेल्टा वी वाली अप्रोच से सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे वैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बट ये गलत है। ये गलत क्या है, यहां आपका क्या गलत हुआ, आपको पहले ही अगर आप इसको ऐड करके देखो दोनों को, तो ये कंप्लीट स्पेस फिल नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखो, देखो अब हम इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर मैं 2d/5 प्लस d/3 की बात करूं, तो ये जुड़ने के बाद कितना आ रहा है आपका, 15 6d प्लस 5d, यानी कि 11d/15। तो अगर आप देखा जाए तो d माइनस 11d/15 विल बी इक्वल्स टू 4d/15। ये स्पेस तो खाली है। तो अल्टीमेटली उसने जो आपको सवाल दिया है वो कैसे है, वो फिलिंग जो हुई है वो ऐसे हुई है। अब आपके शायद समझ में आएगा मैं क्या बात कहना चाह रहा था। तो 2d/5 नो डाउट 3 हिस्से हैं, तो ये वाला कितना है तुम्हारा 2d/5। अब देखो यहाँ कोई अर्थमेटिक कुछ नहीं लगेगा, उसने जनरल डिवाइड कर रखा है, तो ये जनरल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और ये कितना हो गया आपका 4d/15। ठीक है, यहाँ 5, यहाँ 3, और यहाँ कितना रहने वाला है 1। तो अब मुझे ये डेल्टा वी से ही सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल वाले से। तो सी मुझे पता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन थिकनेस उसके नीचे उसका, यानी कि 2d, t/k था ना, t/k, ये याद रखना है, जितना है उसके नीचे थिकनेस, वो सॉरी उसका डाइलेक्ट्रिक। सो 2d/5 k, 5 × 5 प्लस
डी अपॉन 3 × 3 प्लस 4D/15 × 1। क्लियर है? इसको याद करने का तरीका मैं आपको अगर बताऊं तो ये भी आप D/1 मान लो। तो इसको याद कैसे करते हैं? एप्सिलॉन नॉट A/D होता है ना, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन थिकनेस को डिवाइड करना है उसके डाइलेक्ट्रिक से। तो यहाँ कितना है? T/K। यहाँ कितना है? D-T/K। K की वैल्यू 1 है, सेम मैंने यहाँ किया है, देखो 2D/5 डिवाइड कर दिया 5 से, D/3 डिवाइड कर दिया 3 से, तो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। सो सी की वैल्यू कितनी आई बच्चे मेरी? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई 2D/25 प्लस D/9 प्लस 4D/15। सो सी, थोड़ा एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई 2D, सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 to 5 और ये आ जाएगा आपका फिर 18 प्लस 25 प्लस 60 इंटू डी। तो आपका आंसर आया 225 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 103 डी। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये देखो कैलकुलेशन। अगर आप क्या करोगे, आप इसको C1 मानो, इसको C2, इसको C3, तीनों को सीरीज में करोगे, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बनेगी, जबकि यहाँ ये आसानी से सॉल्व हो रहा है। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। जैसे इसी पैटर्न पे, इसी, अब ये समझ होनी चाहिए बस, इसी पैटर्न पे नीट 2025 ने सवाल पूछा, देखो सेम पैटर्न पे पूछा, कोई अलग नहीं पूछा उसने। नीट 2025 सवाल क्या आया आपका? सेम कैपेसिटर का सवाल था। आपसे बोला गया कि भैया जो कैपेसिटेंस है वो है ए डी एप्सिलॉन नॉट और ये सी दे रखी है, ठीक है। आपने डाइलेक्ट्रिक जो फिल किया है, डाइलेक्ट्रिक जो फिल किया है वो T/2 K2 3D/8 K1 ये फिल किया है। और आपसे कह दिया इफ K1 विल बी इक्वल्स टू 1.25 K2 फाइंड आउट, और C डैश विल बी इक्वल्स टू 2C फाइंड आउट वैल्यू ऑफ K1। यानी कि सवाल कुछ ऐसा दिया है इस बार कि ये कैपेसिटेंस है इनिशियली, फिर आपने डाइलेक्ट्रिक फिल किया, D/2 में तो K2 डाला, 3D/8 में K1 डाला, और K1 ये रेशो दे दिया किसके बराबर है, और जो फाइनल कैपेसिटेंस आई वो आपकी 2C के बराबर आई। तो अब पहले तो देखो क्या इसने पूरा स्पेस कवर अप कर रखा है। तो अगर मैं यहां से देखूं, ध्यान से देखना आप, यहां से अगर मैं देखूं तो D/2 प्लस 3D/8 ये तुम्हारा जब जुड़ के आता है तो ये बनेगा तुम्हारा 7D/8। भाई 8 हो गया, 4 3 7, यानी कि तुम्हारा D/8 स्पेस खाली पड़ा हुआ है। तो यानी कि कुल मिला के जो नीट ने सवाल दिया वो कुछ ऐसे दे दिया। अब कुछ बच्चों से तो वही गलती करा दी। अब उसने ऐसे किया आपसे, ये किया, तो यहां बच्चे उसने D/2, यहां बच्चे उसने 3D/8, और यहां बच्चे उसने D/8, ठीक है। यहाँ तो 1 ही है। यहाँ D/2 में उसने क्या रखा? K2 रखा, और D यहाँ रखा उसने K1, ठीक है। और C डैश इतना। अब मुझे कुछ नहीं करना था, K1 मेरा कितना हो जाएगा? 125 डिवाइड बाई 100 इंटू K2 5 4, यानी कि 4K1 इज इक्वल टू 5K2, 4K1 इज इक्वल टू 5K2, ये आ गया मेरा, ठीक है। अब सेम C डैश कितना है मेरा? 2C के बराबर, ठीक है बच्चे। C डैश लिखो। C डैश क्या लिखोगे आप? एप्सिलॉन नॉट ए बाई जो थिकनेस उसके नीचे डिवाइड कर दो, D/2 K2 प्लस 3D/8 K1 प्लस D/8 इंटू 1, यही तो करना था। C डैश आ गया। अब C डैश तुम्हारा 2C के बराबर है। C कितना है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो C डैश किसके बराबर है? यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और यहां से कितना आ गया? 1/2 K2 प्लस 1
3/8 K1 प्लस 1/8 कट गया बच्चे, डी से डी कट गया बच्चे। तो यहां से जब इसका आंसर आया तो आंसर कितना आया, 1/2 K2 प्लस 3/8 K1 प्लस 1/8 विल बी इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर लो K2 की, क्योंकि K1 की वैल्यू निकालनी है तो K2 को रिप्लेस कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 1/K2 प्लस 3/4 K1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। K2 की जगह रखो जी 4 K1/5, K2 की जगह रखोगे तो 5/4 K1 प्लस 3/4 K1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4 विल बी इक्वल टू 3/4। यहाँ से कितना आ गया, 8/4 K1। तो 4 से 4 गया, यानी कि K1 विल बी इक्वल टू 8/3, 2.66। ये आपका आंसर। तो ये इस बार नीट ने सवाल पूछा, सवाल आसान था, थोड़ा मैंने समझाया है तो मुझे थोड़ा एक एक स्टेप लिखना पड़ा, तो इसलिए इस बार का पेपर थोड़ा अच्छा पेपर था, ताकि लॉजिकली सवाल पूछे गए थे, ऐसा नहीं था कि आप एक लाइन में ही लिख दोगे। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मतलब अगला थोड़ा वो है, अगर मैं मेटल की बात करूं, इफ कैपेसिटर is filled with metal या फिर कंडक्टर, जैसे कि ये है भैया, तो हमने क्या किया, ये ऐसे भर दिया, ये कंडक्टर डाल दिया, कंडक्टर का के क्या होता है, इनफाइनाइट, ये टी थिकनेस है, तो सीधी सी बात है सी क्या लिखोगे आप, एप्सिलॉन नॉट ए। अब तो आपको लिखना आ गया T/K प्लस डी माइनस टी डिवाइड बाई के, यानी कि 1, तो विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई टी बाई इनफाइनाइट प्लस डी माइनस टी। तो ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, यानी कि जितना चार्ज आएगा यहाँ, तो कोई यहाँ तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी, तो सीधी सी बात है इस ज्योमेट्रिकल स्पेस का कोई मीनिंग नहीं है। आई होप कि आपके ये बात समझ में आ रही हो। यहाँ एक और सवाल आता है, एक लॉजिकल सवाल कई बार आ जाता है, क्या कि जैसे मान लो ये ऐसे हो गया, तो क्या करेगा, इसको कनेक्ट कर देगा ऐसे, ये कैपेसिटर है, दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया, तो बत पूछेगा आपसे सी की वैल्यू बताओ। कई बार ऐसा पूछता है वो बच्चे का पागल। अब आप देखो सी क्या होता है, क्यू बाई डेल्टा वी। अब डेल्टा वी दोनों प्लेट का आपने क्या कर दिया, प्लेट कनेक्ट कर दी, तो डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो, यानी कि सी इज इक्वल टू क्यू बाई जीरो विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इसका इनफाइनाइट आंसर आएगा। तो इस तरीके से वो कई बार आपसे घुमा फिरा के सवाल पूछने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। अब थोड़े ग्राफ वाले सवाल देख लेते हैं, इस पे लॉजिकल और ग्राफ वाले, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन E वर्सेस डिस्टेंस एंड V वर्सेस डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि मान लो मेरे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, ठीक है, और मैंने इसमें ये एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है बच्चे, के का, ये फर्स्ट रीजन, ये बच्चे सेकंड रीजन, ये बच्चे थर्ड रीजन, और ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, ये चार्ज है इसके ऊपर, चार्ज डेंसिटी। तो मुझे ई और उसका वी का ग्राफ बनाना है। तो आई होप कि आपको ग्राफ समझ में आएगा। अभी अभी बना लेते हैं, कोई ज़्यादा ना भारी काम नहीं है। तो आप एक बार ये स्पेस बना लेता हूं मैं, ताकि आपको इजीली दिखे। ये 3 स्पेस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये बच्चे थर्ड, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ है, ये वी वर्सेस एक्स का ग्राफ है। ई का देखो, यहाँ पे ई क्या है, ई नॉट, यहाँ क्या है, ई नॉट बाई के, यहाँ क्या है, ई नॉट। तो अगर मैं ये बच्चे ई नॉट का मार्क करूं, तो सीधी सी बात है यहाँ ई नॉट बाई के होगा और कांस्टेंट होगा, वेरिएबल तो होगा नहीं, तो ये होगा और ये होगा, ये मेरा ग्राफ है।
ठीक है। अब बात आती है मेरी v वाले की। तो E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे मेरा, माइनस dv बाई डी आर, यानी कि नेगेटिव स्लोप ऑफ वी आर विल रिप्रेजेंट E। और स्लोप मतलब सीधा सीधा मैग्नीट्यूड, यानी कि ई नॉट यहां क्या है, मैग्नीट्यूड ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, तो उसी हिसाब से बस हम ड्रॉ करेंगे। यहां आप क्या करो, स्लोप ज्यादा बनाओ, ठीक है, फिर आप स्लोप कम बनाओ और फिर स्लोप ज्यादा बनाओ। तो ये आपका, क्योंकि यहां ई नॉट की वैल्यू ज्यादा है, यहां ज्यादा, तो इसलिए मैंने ये स्लोप बराबर रखा है, ये वाला स्लोप मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। तो इस तरीके से ई, और सेकंड स्लोप कैसा रहना चाहिए, नेगेटिव स्लोप। तो देखो ऑब्ट्यूस बना रहा है, क्या बना रहा है बच्चे, ऑब्ट्यूस। तो यहां मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे, नेगेटिव स्लोप ऑफ वी आर गिव्स वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप क्या देगा, उसकी आपको वैल्यू देगा। ठीक है जी। अब एक चीज और, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल कैपेसिटर पे ही रिलेटेड है ये। तो ये कुछ ऐसे है कि आपको ये ग्राफ शो कर दिया उसने, v का और x का, ऐसे ग्राफ शो कर दिया। तो आपको जो ग्राफ दिया उसने बच्चे, वो ऐसे दिया, ठीक है। और ये स्पेस दिया उसने d/2, ये भी d/2, और आपसे पूछ लिया चूज करेक्ट ऑप्शन। ए दे दिया बच्चे C1 विल बी इक्वल टू C2, बी दे दिया C1 इज ग्रेटर देन C2, और सी दे दिया C1 इज लेस देन C2। ठीक है, तो अब आपसे उसने पूछ लिया कि बताओ जी क्या क्या होगा। अब मुझे पता है, मेरे दिमाग में जो एक चीज आ रही है, सी को बताना है, तो सी विल बी इक्वल्स टू होता है क्यू बाई डेल्टा वी। तो एक बात तो सीधी सी है, वेरिएशन उसने ऐसे दी है, यानी कि यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है, यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। तो अगर मैं यहाँ यहाँ इस वाले स्पेस में K1 डाइलेक्ट्रिक मानूं और इसमें मैं K2 डाइलेक्ट्रिक मानूं, तो मुझे पता है कि नेगेटिव स्लोप किसकी वैल्यू देता है, नेगेटिव स्लोप किसकी वैल्यू देता है, ई की वैल्यू देता है। देखो अगर मैं यहां से निकाल लूं, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, एक बार मैं पूरी सेट करता हूं बात। ये आपने मैग्नीट्यूड किसका दे रहा था, ई का दे रहा था। यहां ई क्या हो गया आपका, ये घटा, तो ई पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि स्लोप, यानी कि जो टेन थीटा है, वो आपका क्या देगा, मैग्नीट्यूड ई का वैल्यू देगा, देगा नहीं देगा, ई के बराबर होगा। नेगेटिव स्लोप, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, खाली मैग्नीट्यूड की, नेगेटिव नेगेटिव की कुछ बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी कि माइनस ऑफ टेन थीटा ऐसे करके। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि टेन थीटा वन, टेन थीटा वन इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू। अगर यहाँ पे थीटा वन और यहाँ पे थीटा टू, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं ई नॉट बाई के वन ग्रेटर देन ई नॉट बाई के टू। ठीक है, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, अगर मैं इसको कट कर लूं, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि के टू विल बी ग्रेटर देन के वन। ठीक है, अगर K2 विल बी ग्रेटर देन K1, d/2 स्पेस में फिल कर रखा है आपने, स्पेस बराबर है, ये देखो v/2, यानी कि d/2 में आपने फिल कर रखा है, एरिया सेम होगा, तो इसका मतलब थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपके ये बात समझ में आ रही होगी, यानी कि C2 विल बी ग्रेटर देन C1, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बचते हैं बैटरी का, कि कैपेसिटर चार्ज कर दिया, प्लेट सेपरेट कर दी, बैटरी हटा दिया, जोड़ दिया, तो वो हम अलग वीडियो में, वीडियो कह रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर डे।